स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जिसमें आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। स्थल रूप क्या होता है, स्थल रूप का निर्माण कैसे होता है, फिर पृथ्वी पे प्रमुख जो स्थल रूप हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, उसके बारे में एक एक करके डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्थल रूप दो शब्दों से मिलकर बना है, एक स्थल और दूसरा रूप। स्थल किस प्रकार का दिख रहा है, किस प्रकार का उसका स्वरूप है, उसको हम लोग स्थल रूप कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के स्थल रूप की बात, जैसे हम अगर इंसान की बात करें तो उसका रूप कैसा है, उसका नाक है, नाक के ऊंचा हुआ है, गाल किसी का गड्ढा होता है, किसी का देखते हैं अंदर घुसा होता है, कान बाहर होते हैं, माथे किसी का गोल होता है, किसी का चपटा जैसा होता है। तो इस तरह का स्वरूप होता है। तो इसी तरह पृथ्वी का भी क्या है, एक अपना स्वरूप है। कहीं पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पे पठार है, कहीं मैदान है, कहीं नदी है, कहीं क्या है, खाई जैसा बना हुआ है, खाई है। तो ये सारे क्या है, इसके पृथ्वी के अपने स्वरूप है। तो कहीं ऊंचे पर्वत हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का स्थल रूप कहा जाता है। ठीक है। स्थल रूप का निर्माण कैसे होता है बात करें तो स्थल रूप का निर्माण दो शक्तियों के द्वारा होता है। एक शक्ति जिसको हम लोग आंतरिक शक्ति बोलते हैं। ठीक है। एक शक्ति जिसको हम लोग बाह्य शक्ति बोलते हैं। आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति आप समझ सकते हैं कि जो अंदर से या फिर बाहर से जो लगने वाली शक्ति है उसको आंतरिक शक्ति या बाह्य शक्ति बोलते हैं। जैसे पृथ्वी के आंतरिक बल, मतलब पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधियों के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको हम लोग आंतरिक शक्ति बोलते हैं। समझे। पृथ्वी में जैसे बात करें ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर से निकलता है। भूकंप पृथ्वी के अंदर के केंद्र से उत्पन्न होता है। तो इन शक्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक शक्ति बोलते हैं। समझे। मतलब पृथ्वी के अंदर होने वाली गतिविधियों के कारण जो शक्तियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण पर्वतीय पठार की स्थल रूप का निर्माण होता है, उसको हम लोग आंतरिक शक्ति बोलते हैं। इसमें ज्वालामुखी, भूकंप, पटल विरूपण शक्ति होता है, प्लेट का टकराना, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है। अब बात करें बाह्य शक्तियाँ किसको बोलते हैं। पृथ्वी के बाहर बहुत सारी शक्तियाँ काम करते हैं, बहुत सारे बल काम करते हैं। जैसे अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। हम लोग देखते हैं खड़े होते हैं, अगर तेज हवा आती है तो हमें देखते हैं, कभी धूलकण तूफान आती है तो हम लोग बाहर कहीं पे खड़े होते हैं, तो धूल भरी आंधियाँ जब आती है तो क्या होता है, हमें एकदम पतले पतले एकदम चोट मारती है। देख सकते हो, हम लोग को दर्द होता है। उसी तरह क्या होता है, तो स्थल रूप में क्या करते हैं, वो जो तूफान भरी आंधियाँ होती है वो क्या करती है, जो कमजोर चट्टानों को वो काट दी जाती है। इससे क्या होता है, वो अपर्दन होते जाती है चट्टानें। तो उसको हम लोग अपर्दन शक्ति बोलते हैं। इसे ये अपर्दन के कारक कौन कौन से, अपर्दन के कारक में बात करें तो नदी के बाद फिर वायु, समुद्री तरंगें, हिमनद, ये सब क्या है, ये सब किसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपर्दन के दूत भी इसको बोला जाता है। नदी, हवा, हिमनद, तरंगें, ये सारे क्या है, इसको हम लोग अपर्दन के दूत भी इनको बोला जाता है। ठीक है। ये सब क्या करते हैं, अपर्दन के कार्य करते हैं। नदी आप देखे होंगे दोस्तों, कोई भी नदी शुरुआती रूप में पतली होती है, जैसे जैसे वो क्या जैसे उसमें बाढ़ या फिर ज़्यादा फ्लो बढ़ता जाता है तो वो अपनी किनारे वाले पार्ट को काटते जाती है, जिससे क्या होता है, वो नदी की घाटी चौड़ी होती जाती है। ये क्या करते हैं, अपर्दन के कार्य करते हैं। इसी तरह हिमनद भी काम इसी तरह का कार्य करते हैं। लहरें, समुद्री जो तरंगे होती हैं वो क्या करती हैं, समुद्र जो है वो जब समुद्र के तट पर टकराती है तो क्या करती है, जो बालू होते हैं, बजरी होते हैं, ये फिर जो चट्टानें उसको काटने का काम करते हैं। ये सारे क्या है, अपर्दन के दूत, ये इनको अपर्दन के दूत बोला जाता है। ये अपर्दन के कारक है, ये बाह्य शक्ति में आता है। परिवहन, ये सारे क्या चीज़ करते हैं, जो अपर्दन करते हैं, काटते हैं जो चीज़ को, जो जिस स्थलों को काटते हैं, उसके बाद जो अवसाद निकलता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये अपने साथ बाहर के उड़ा के लेके चले जाते हैं। इसको हम लोग परिवहन कहते हैं। ठीक है। तीसरा है निक्षेपण। ये निक्षेपण क्या होता है, जो अवसाद को ये काटते हैं। जैसे अगर बात करें, ये नदी है, नदी शुरुआती घाट में पर्वतों से बहती है, तो वहाँ पे जो चट्टानों को काटती है वो क्या करती है, लाके यहाँ पे समतल एरिया में जाके बिछा देती है। ये क्या हुआ, निक्षेपण। मतलब जो अवसाद जो कटे उसको परिवहन करके कहीं दूसरी जगह पे ले जाके डिपॉजिट कर देना, इसको हम लोग निक्षेपण करते हैं। इसको इंग्लिश में डिपॉजिट भी बोलते हैं। इरोजनल, फिर ट्रांसफॉर्मल और डिपोजिनल। जैसे अब बात करें तो ये समझ में आ गया दोस्तों, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अपर्दन मतलब किसी भी स्थल रूप का कटाव करना अपर्दन कहलाता है।
उस कटाव के द्वारा जो अवसाद निकलता है उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाना, उसको परिवहन कहते हैं, और दूसरी जगह ले जाके डिपॉजिट कर देना या जमा कर देना, उसको निक्षेपण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में। अब पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पर्वत है। अब पृथ्वी पे आप देख सकते हैं पर्वत, कहीं पे नदी घाटियाँ मिलते हैं, कहीं पे पठार मिलते हैं, कहीं पे मैदान मिलती है, समुद्री तट है, डेल्टा है। ये सारे क्या है? ये सारे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्वत। ठीक है, पर्वत क्या होता है तो जान लेते हैं। सबसे पहले पर्वत क्या होता है? सागर तल। मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि स्थल रूप जो सागर जो चावच है उसकी ऊंचाई हम लोग सागर तल से नापते हैं। ठीक है, तो सागर तल पे 0 होता है। ठीक है, सागर तल से 900 मीटर या उससे ऊंचा भाग, कितना? 900 मीटर। पर्वत के कितने ऊंचे भाग को हम लोग पर्वत बोलते हैं? तो 900 मीटर या उससे ऊंचे, अधिक ऊंचे भाग को हम लोग पर्वत बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है? आधार जो है चौड़ा होता है और शिखर जो है नुकीला होता है। यही अगर शिखर भी अगर सपाट होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पठार। ठीक है, यही अंतर है। सागर तल से 900 मीटर या उससे ऊंचे उठे भाग जिसका आधार चौड़ा हो और शिखर नुकीला हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर्वत बोलते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा याद रखिएगा। और उसके बाद पृथ्वी पे जो है जो जितना भी स्थल रूप है, ठीक है, उसका 1/4 भाग पर्वत है। कितना? 1/4 भाग। पर्वतमाला जो है, पर्वतमाला क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि कई बार क्या होता है, एक जगह एक पर्वत नहीं होके क्या होता है, एक श्रृंखलाबद्ध क्या होता है? पर्वतों के श्रृंखला बनी होती है। एक पर्वत यहाँ पे, दूसरे पर्वत उसके साथ से लगे होते हैं। इसके साथ एक क्या होता है, एक चेन जैसे बन जाती है। इसको हम लोग पर्वतमाला या माला के रूप में गठित होती है, उसको कारण माला कहते हैं। और ये एक श्रृंखलाबद्ध में रहता है तो उसको हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, पर्वतमाला पर्वत श्रृंखला दोनों एक ही है। जब पर्वत क्या होते हैं, एक श्रृंखलाबद्ध कई सारे पर्वत एक साथ आ जाते हैं, उसको हम लोग पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। जैसे देख सकते हैं, एक पर्वत यहाँ पे, इसके साथ एक पर्वत यहाँ पे लगा, एक पर्वत यहाँ पे लगा, एक पर्वत यहाँ पे लगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, पर्वत श्रृंखला समझ में आ गया। आगे दर्रा क्या होता है? पर्वत श्रृंखला में देख सकते हैं, पर्वत श्रृंखला में देख सकते हैं क्या हिमालय क्या है? हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से लेके क्या यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक वहाँ तक फैली हुई है। क्या एक ही पर्वत है वहाँ तक? नहीं, उसमें अलग अलग पर्वत मिले हुए हैं, अलग अलग चोटियाँ उसकी है। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सारे क्या हैं? इसके अलग अलग चोटियाँ हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सारे एक साथ आ गए तो इसको क्या बोले? हिमालय। ठीक है, इसी तरह रॉकीज हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, ये सारे क्या हैं? पर्वतमालाएं हैं। इसमें एक साथ कई सारे पर्वत आगे मिले हुए हैं। ठीक है, अब बात करें दर्रा क्या होता है, तो कई बार क्या होता है, एक पर्वत यहाँ पे, एक पर्वत इसके पास में है। ठीक है, तो दोनों पर्वत के बीच कुछ गैप हो जाती है, कुछ जगह बच जाती है, जो घाटियाँ होती है, जो जगह बच जाती है उसको हम लोग दर्रा बोलते हैं। ठीक है, ये पर्वत के उस साइड, मतलब पर्वत को क्रॉस करके दूसरे साइड जाने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, कई सारे दर्रे हैं, जैसे नाथुला हो गया, सिपकिला हो गया, और सारे दर्रे हैं इसी में, लिपुलेख दर्रा। तो ये सारे प्रमुख दर्रा हैं। ठीक है, आगे देखें, जो नाथुला में जो ला आता है और सिपकिला में जो ला आता है, ये इसका अर्थ होता है दर्रा। ठीक है, नाथु ला अलग अलग लिखते हैं, नाथु ला, सिप की ला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ला का अर्थ होता है दर्रा। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो हिमालय जो आपके एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, आल्प्स यूरोप में, एटलस जो है, एटलस कहाँ पे है? अफ्रीका में है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। ये प्रमुख पर्वत है। ठीक है, आगे बात करें इसके बारे में, हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, इसकी संरचना किस प्रकार की, ये सारी चीज़ देखेंगे अभी। आगे देखें तो टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, कितना प्रकार के माउंटेन होते हैं? वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, ये 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। इसको हम लोग अभी डिटेल में अध्ययन करेंगे इसके बारे में। वलित पर्वत क्या होता है, भ्रमशोथ पर्वत क्या होता है, उसके बाद फिर ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। ठीक है, ला मैंने बताया, ला का अर्थ होता है, नोट में कुछ है, ला का अर्थ क्या होता है? दर्रा। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर ये विश्व की सबसे लंबी हिमनद है।
ठीक है। यह कहाँ पे है? हिमालय के लद्दाख में, भारत में हिमालय के लद्दाख में स्थित है। और मैंने बताया था सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की, हम लोग बात करते हैं पृथ्वी सतह पे जो दिखाई देती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने बताया था, कौन से? एंडीज, कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला। पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि पर्वत सिर्फ धरातल पे नहीं है, क्या है, समुद्र के अंदर भी पर्वत की संरचना बनी हुई है। तो जो अटलांटिक महासागर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अटलांटिक महासागर में जो एस आकार की है उसमें क्या है, एस आकार में ही एक पर्वत श्रृंखला कटक बनी हुई है जो दिखाई नहीं देती है, पर कहीं कहीं स्तर कमरे पर वो दिखता है। वो क्या है? मध्य अटलांटिक कटक, इसको मध्य अटलांटिक कटक बोलते हैं। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर एग्जाम में दोनों अगर आ जाए, एंडीज भी और मध्य अटलांटिक कटक, तो हम लोग मध्य अटलांटिक कटक को पे टिक लगाएंगे, ठीक है। अगर बात करें प्रमुख स्थल रूप के प्रकार के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वलित पर्वत, ठीक है। वलित पर्वत होता है, व्रणस्रोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, ये 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। वलित पर्वत क्या होता है? इसको हम लोग वलित पर्वत और मोरदार पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? तो पृथ्वी में बहुत सारे हलचलें घटित होती हैं, जैसे प्लेटों का टकराना, प्लेटों का विखंडन होना, या फिर अन्य गतिविधि के कारण। तो इसमें क्या होता है, उस टाइम पे पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण कुछ कभी क्या होता है, कोई सतह के भूखंड जो है कोई अचानक उठ जाता है, तो उसके कारण प्लेटों में मोड़दार आता है, जिसके कारण मोड़ के कारण ये पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। इसको फॉल्ट पर्वत भी बोलते हैं। फॉल्ट पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? जो यूरेशियन प्लेट था और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसके बीच में टेथिस सागर थी, जिसके टकराने के कारण क्या हुआ, जो दोनों जब आपस में टकराए तो बीच वाला भाग जो है धीरे धीरे उठता चला गया, ऊपर उठता चला गया, जिससे ये पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण, ठीक है। इसमें प्रमुख वलित पर्वत कौन कौन से हैं? तो हिमालय जो एशिया में है अवेलेबल, भारत की सीमा पे, ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पे। एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में है, जो उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है। आल्प्स पर्वत यूरोप में अवेलेबल है। रॉकी जो आपका उत्तरी अमेरिका के पर्वत है। ये सारे ऊंचे पर्वत हैं, ठीक है। सारे विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत इन्हीं पर्वतों में, चोटियाँ जो है सब इन्हीं पर्वतों में अवेलेबल है। तो ये कौन से वलित पर्वत के उदाहरण, ठीक है। व्रणस्रोत पर्वत, तब इसका निर्माण कैसे होता है? तो कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण कोई भाग अचानक से उसका उठ जाता है, और कोई भाग अचानक नीचे दब जाता है, दब जाता है, जिसके कारण इस पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें जो ऊपर उठे वाला भाग है, जो ऊपर उठते हैं उसको उत्खंड बोलते हैं, और नीचे जो भाग चले जाते हैं उसको, जो गड्ढा बन जाता है, उसको द्रोणी बोलते हैं, ठीक है। द्रोणिका, उत्खंड, हॉर्स, इसको इंग्लिश में हॉर्स बोलते हैं, द्रोणिका, और इसको गार्वेंट बोलते हैं। जो यूरोप का वार्सेज पर्वत है, जो उसको हॉर्स पर्वत बोलते हैं, और जो राइन नदी है वो द्रोणिका का उदाहरण है। भारत में इसके उदाहरण की बात करें तो ताप्ती, दामोदर और नर्मदा, ये तीनों जो है ये द्रोणी के भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। आगे देखें तो भारत की जो सतपुड़ा श्रेणी है, ये भ्रंश पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। आगे बात करें ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? ज्वालामुखी पता है दोस्तों, जब पृथ्वी के किसी कमजोर भाग में, पृथ्वी में के अंदर जो तप्त लावा है, वो जब निकलती है, उसको ज्वालामुखी, पृथ्वी की छिद्र से एक ज्वालामुखी निकलती है लावा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये धरातल है पृथ्वी के अंदर क्या है, पूरा तप्त मैग्मा है। यह पृथ्वी की किसी कमजोर सतह से विस्फोट के साथ निकलती है मैग्मा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। धीरे धीरे क्या होता है, इस छिद्र के सहारे पर्वत का विकास होने लगता है, ठीक है। और जो यहाँ पे क्रेटर है, इसका जो क्रेटर किसको बोलते हैं? जो जिस छिद्र से वो लावा निकलती है बाहर, तो उसके सहारे क्या होता है, जो लावा धीरे धीरे मैग्मा ठंडा होने लगता है, ठीक है। जैसे ये एक पर्वत का स्वरूप ले लेता है। इसको ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। जो किलिमंजारो है,
जो अफ्रीका का किलिमंजारो, फिर जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, ये सारे क्या है, ये सारे ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। आगे बात करें तो वशिष्ठ पर्वत, चौथा प्रकार वशिष्ठ पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। इसको अवशिष्ट पर्वत क्यों बोलते हैं? अवशिष्ट मतलब बचा कुचा बोल सकते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है? अब मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, पृथ्वी की सतह पर जैसे अपन क्या बोलते हैं, पृथ्वी के स्वरूप के निर्माण में 2 कारक जिम्मेदार होते हैं, एक आंतरिक बल, दूसरा बाह्य बल। तो आंतरिक बल के कारण पर्वतों का निर्माण हुआ, वलित पर्वत हो गया, वरंत पर्वत हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया, ये क्या हो गया, ये आंतरिक बलों के कारण हो गया। ठीक है, आंतरिक बलों के कारण इसका निर्माण हो गया। अब क्या होता है, इन बलों पे बाह्य शक्तियां काम करती हैं। कौन सी? अपर्दन की शक्तियां, जैसे वायु, जल, नदी जो है, वायु, जल, हिमनद, ये सारी क्या हो गए, ये अपर्दन की शक्तियां, ये काम करती है। इसके कारण क्या होता है, पर्वतों की ऊंचाई धीरे धीरे घटने लगती है। इसका पर्वतों का अपर्दन स्टार्ट होता है, इसकी ऊंचाई धीरे धीरे घटने लगती है, और जिसके कारण इसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। ठीक है, भारत में जो अरावली पर्वत है, यह विश्व की सबसे पुरानी प्राचीनतम पर्वत है। ठीक है, यह वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानी जाती है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत में अरावली का नाम आता है। यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों। वलित पर्वत में हिमालय, एंडीज, आल्प्स, रॉकी, जो ये सब है उसको वलित पर्वत बोलते हैं। वलित पर्वत क्यों बोलते हैं? धरातल के आंतरिक बलों के कारण जब किसी भूभाग में मोड़ उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको वलित पर्वत बोलते हैं। भ्रंशोत्तर पर्वत क्यों बोलते हैं इसको? भ्रंशोत्तर पर्वत क्या है? तो जब किसी भूखंड में आंतरिक बलों के कारण कोई भूखंड ऊंचा हो जाता है, या कोई भूखंड नीचे चला जाता है, जिसके कारण इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको भ्रंशोत्तर पर्वत बोलते हैं। ठीक है, इसके प्रकार की बात करें तो यूरोप में वर्सेस जो है हॉट्स पर्वत के रूप में जाना जाता है। सतपुड़ा भारत में अवशिष्ट भ्रंशोत्तर पर्वत के रूप में जाना जाता है। ताप्ती, नर्मदा, दामोदर, इसको गार्बेन नदी या भ्रंश घाटी के रूप में जानते हैं। राइन नदी को भी भ्रंश घाटी या द्रोणिका के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी के कारण होता है। इसका में कौन कौन से आते हैं? किलिमंजारो हो गया, फ्यूजियामा हो गया, विसुवियस हो गया। ठीक है, भारत में भी एक ज्वालामुखी पर्वत है, उसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखें तो पर्वत की उपयोगिता क्या है, पर्वत हमारे लिए क्यों लाभदायक है, या कैसे लाभदायक है। ठीक है, तो आप जानते हैं ऊंचे पर्वतों में क्या है? ग्लेशियर्स विद्यमान है। हमने लास्ट क्लास में जब वायुमंडल की संरचना के बारे में बताया था कि जिस सौरमंडल में क्या होता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर हम लोग जैसे जाते हैं 1 सेंटीमीटर तापमान घटते जाते हैं सौरमंडल। तो इसी के कारण तो जब पृथ्वी के जो पर्वत की चोटियाँ हैं, कितना लगभग जो भारत पे जो कितना है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो वहाँ तक जाते जाते क्या होते हैं, पर्वतें धीरे धीरे बर्फ में, वहाँ पे जो हवा है, जो नमी है, जो उसके कारण वहाँ पे बर्फ जमने लगते हैं। तो उसके कारण क्या है, बर्फ के कारण हिमनद का विकास होता है। तो यह जल का सबसे बड़ा संग्रहगार है, मतलब वहाँ पे बर्फ पे ताज़ा जल हमें मिलता है। ठीक है, आगे बात करें तो पर्वतों का आकर्षण जो है पर्यटन के रूप में हम लोग देखते हैं। गर्मी का जब सीजन आता है, ग्रीष्मकाल, जब गर्मी छुट्टियां होती है स्कूल्स में, तो हम लोग पर्वत की चोटी पे शिमला, मनाली घूमने के लिए जाना चाहते हैं। यहाँ पे क्यों? यहाँ पे ठंडी जगह होती है, ये पर्यटन के लिए प्रमुख होती है। ठीक है, पर्वतों पे तापमान कम होता है। ठीक है, आगे ये वर्षा कराने में जिम्मेदार बोल सकते हैं इसको। जैसे क्या होता है, मानसून भारत में प्रवेश करता है केरल साइड से। ठीक है, तो पश्चिमी घाट क्या है, एक वहाँ पे इसके बादल का जो रुकावट के रूप में काम करता है, जिसके कारण पश्चिमी घाट के जो दक्षिण साइड जो है, इधर पश्चिम साइड में, वहाँ पे क्या होता है, बारिश होता है, और उसके विपरीत साइड में क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है, नहीं के बराबर, छाया क्षेत्र बोलते हैं उसको। तो क्या होता है, और जब बादल टकराते हैं आके, बादल इसमें टकराते हैं, तो यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या होता है, बारिश होती है, और इस क्षेत्र में क्या होता है, बारिश नहीं होती। इसको छाया क्षेत्र बोलते हैं, विशिष्ट वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। तो ये वर्षा कराने में लाभदायक होती है। नेक्स्ट की बात करें खनिजों का संग्रह। पर्वत जो है वो खनिजों के संग्रह के रूप में जाना जाता है। भारत की बात करें, भारत में जो कश्मीर है,
भारत में सबसे जो बेस्ट प्रकार की कोयला के बारे में बात करें तो सबसे बेस्ट प्रकार का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पे पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये हिमालय की पर्वत चोटियों में। ठीक है, तो बहुत इसी तरह के बहुत सारे खनिज से हम देखते हैं कि पर्वत चोटियों में, पर्वत श्रृंखलाओं में विराजमान है। ठीक है, खेल वर्तमान समय में हम पर्वत साइड में देखते हैं तो बहुत सारे खेल जो है खेल का आयोजन किया जाता है। पैराग्लाइडिंग हो गया, स्काइंग हो गया, रिवर स्पोर्टिंग हो गया, और सारे तरह के खेल इसमें आ रहे हैं। इस प्रकार पर्वत हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर्वत के बाद हम लोग पठार के बारे में जानेंगे, पठार की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, धन्यवाद।